स्वागत है आप सभी का आलसी इंडियन पे। साथियों, दुनिया रहस्यों से भरी है। कई ऐसे रहस्य हैं जिसे सुलझाया नहीं गया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही रहस्य की जिसे भारत की सरकार कई दशकों से कोशिश कर रही है सुलझाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस की जर्नी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने तक। 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे एक बच्चे की जर्नी बताने जा रहा हूं। कई ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने अपने रिसर्च के माध्यम से यह सुलझाने की कोशिश की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डिसअपीयरेंस के पीछे राज क्या थे। हम आपके सामने ऐसे ही मिसिंग कड़ियां इस वीडियो में लाने वाले हैं। आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। बचपन से क्रांतिकारी सोच रखने वाले इस व्यक्तित्व ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की कटक से और उसके बाद ये कलकत्ता आए। 1912 में इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को भी कलकत्ता से ही प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। पिता के आग्रह के बाद इन्हें लंदन भेजा गया। वहां कैम्ब्रिज से इन्होंने बीए इन मॉरल साइंस किया। साथियों, ये कांग्रेस से इतने इंस्पायर्ड थे कि जब वो वापस आए तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट करने के लिए कांग्रेस को ज्वाइन किया। महात्मा गांधी से ये बहुत ही प्रभावित थे। सन 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू कैंप में फ्रिक्शन। वर्किंग कमेटी में कॉन्फिडेंस ना होने के बाद नेताजी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और गठन करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का। 1941 आते आते नेताजी कलकत्ता से जो घर में हाउस अरेस्ट थे वहां से भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ये चले जाते हैं बर्लिन, जर्मनी। एडोल्फ हिटलर भी मजबूर हो गया ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए, क्योंकि ये बार बार एडोल्फ हिटलर के जो लुक अलाइक थे उनको पहचान लेते थे। तब एडोल्फ हिटलर इनसे मिलने के लिए आता है और पूछता है कि आप कैसे मेरे लुक एंड लाइक को पहचान लेते थे। तो ये कहते हैं कि एक इतनी बड़ी शख्सियत कभी आगे चल के हाथ नहीं बढ़ा सकती है, इसलिए मैं ये जान जाता था कि ये एडोल्फ हिटलर हो ही नहीं सकता। तो फ्यूरर से इन्होंने एक टाई अप किया और जर्मनी में कुछ वॉर प्रिजनर्स जो इंडियन थे, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, उनको वहां से एक अलग सुरक्षित जगह पर कैंप बनाया और निर्माण किया इंडियन नेशनल आर्मी का। वो सोच रहे थे कि किस तरीके से इस इंडियन नेशनल आर्मी से इंपैक्ट डाला जाए कि ब्रिटिश जो इतने दूर इंडिया में शासन कर रहे हैं उन पे कैसे इंपैक्ट पड़े। तो साथियों, इनके पुराने मित्र और इनके सहयोगी रास बिहारी बोस जो साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए थे, रास बिहारी बोस के आग्रह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुन लिए जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीमो। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे ही साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी बनती है कि अंग्रेजों को चोक करना है गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से। और गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स कहां कर सकते हैं साथियों? नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरी जंगल टोपोग्राफी है और रगेड टेरेन होने के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लान था कि बर्मा से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो अपने आजाद हिंद सैनिकों के साथ इन्वेड करेंगे और भारत को स्वतंत्र कराएंगे अंग्रेजों से। ये फिलॉसफी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन अमेरिका जैसे महान शक्ति का युद्ध में कूदना पर्ल हार्बर के बाद, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा आईएनए के एम्बिशंस पे, और नेताजी मजबूर हो गए अपने आइडेंटिटीज को छुपाकर साउथ ईस्ट एशिया में रहने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was declared a war criminal by allied nations। और यहीं जन्म होता है 18 अगस्त 1945 की ये थ्योरी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन ताइवान में क्रैश हो गया और एक हॉस्पिटल में 3rd डिग्री बर्न के कारण उनकी मृत्यु हो जाती। इतने बड़े लीडर की मृत्यु
जिसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 9 देशों ने सपोर्ट किया, एक्सटर्नल सपोर्ट दिया, मिलिट्री सपोर्ट दिया और फाइनेंशियल एड देने के बाद एक भी फोटो नहीं है कि उनके फाइनल फ्यूनरल राइट्स को परफॉर्म कैसे किया गया। मैं बताने जा रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मास्टर स्ट्रोक। वो जान चुके थे कि जापान सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएगा और उन्हें अब मूव करना पड़ेगा एक ऐसे शक्ति के पास जो फ्यूचर में उनके साथ अलायंस करे और उनके मिशंस में उनको हेल्प करे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों कि उस प्लेन क्रैश के बाद नेताजी ने क्या प्लान किया था और किस तरीके से वो पहुंचे मंचूरिया और मंचूरिया से कैसे पहुंचे वो मेरठ। 18 अगस्त को वो साइगोन से उड़े ही नहीं, वो उससे पहले ही हिरोशिमा नागासाकी पे जब बॉम्बार्डमेंट किया अमेरिका ने, उसी दौरान नेताजी ने यह डिसीजन ले लिया कि उन्हें मूव करना है मंचूरिया जो चाइना में था। और चाइना का यह टेरिटरी साथियों रशिया से इतने करीब था कि इस टेरिटरी से आप रशियन बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेट कर सकते थे। कई रिसर्चर्स का यह मानना है कि नेताजी वॉज स्पॉटेड इन गुलाग साइबेरिया डिटेंशन कैंप ऑफ स्टालिन। और यह बता दूं साथियों, उस समय भारत आजाद हो गया है, भारत में जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट है और भारत का एक बहुत बड़ा स्टैंस है कि वो नॉन अलाइंड है। तो फिर क्या बात थी कि इंडिया मजबूर हुआ रशिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाई को बिल्ड करने के लिए और भारत से डिप्लोमेटिक टाई को स्टैब्लिश करने के लिए भेजा गया विजयलक्ष्मी पंडित को। ये कई रिसर्चर्स का मानना है साथियों कि जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई तो उस मृत्यु के समय उन्हें स्पॉट किया गया उनके लास्ट राइट्स में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज स्पॉटेड इन ताशकंद ड्यूरिंग ताशकंद एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। शायद इसीलिए भारत सरकार ने जितने कमीशंस बनाए टू इन्वेस्टिगेट द डिसअपीयरेंस ऑफ नेताजी, वो कारगर अपने एंड तक, कंक्लूसिव एंड तक पहुंच नहीं पाए साथी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूपी में फैजाबाद में एक छोटे से मकान में रहने के लिए उन्हें मजबूर किया गया या संरक्षण दिया गया, ये तथ्य है, इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा साथी। भारत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि इसके इंप्लीकेशंस बहुत ही बड़े होते। तो वेस्ट और वेस्टर्न एलाइज के साथ भारत को एक अच्छी डिप्लोमेटिक टाई बना के रखनी थी फॉर मेनी थिंग्स लाइक इंपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज, फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर आवर ओन पीपल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज अ वॉर क्रिमिनल और उनकी आइडेंटिटी को छुपाना भारत की सरकार के लिए एक मजबूरी थी साथियों। शायद इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी जिंदगी को गुमनामी में बिताना पड़ा मेरठ और फैजाबाद। और ये आप और हम भी नहीं जानते अगर 16 सितंबर 1985 को एक ऐसे व्यक्तित्व को उनके लास्ट राइट्स पूरे करने पड़े गुमनामी में। साथियों, अगर ये गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे तो गुमनामी बाबा थे कौन, ये भी साबित करने में असफल रही यूपी सरकार की सहायक कमीशन। विश्व की कई ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हाथ धोकर के पीछे पड़ी थी कई सालों से कि नेताजी सुभाष चंद्र की मृत्यु जो है वह 18 अगस्त 1945 में नहीं हुई थी। उनमें से प्रमुख है MI6 और CIA। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक गुमनामी में जीवन बिता रहे थे, ये आप और मैं तब तक नहीं जानते कि एक स्टोरी यूपी में र्यूमर्ड हो जाती है कि फैजाबाद में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसे मिलने भारत के प्रमुख एमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स, फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू आर्मी जनरल, एक साधारण व्यक्तित्व से मिलने रात में उनके घर जाया करते हैं। आखिर ये कौन व्यक्तित्व है जिसे मिलने यहां तक कि प्रणब मुखर्जी भी गए? तभी एक संदेह होता है। कई रिसर्चर मानते हैं और ये मैं भी मानता हूं कि अगर वो एमिनेंट पर्सनालिटी नहीं होते
कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता जो भारत के उस समय की राजनीति में अपना प्रभाव दे सके या अपने एक्सपीरियंस को बता सके या कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो इतने बड़े एमिनेंट पर्सनालिटी उससे मिलने नहीं जाते। यहां तक कि उनका रख रखाव और उन्हें फैजाबाद में विदाउट एड तो भारत की सरकार छोड़ेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं बैक चैनल से भारत की सरकार उनको मदद पहुंचा रही थी कि वो वहां पर रह सके। आई अकाउंट्स की बात करते हैं साथियों, आई विटनेस की, तो रीता बनर्जी एक होम्योपैथिक डॉक्टर की वाइफ हैं। उन्होंने ये माना कि जो व्यक्तित्व से वो मिली वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 16 सितंबर 1985 को ये गुमनामी बाबा, जिसे सब मिलने आया करते थे, उनका अंतिम संस्कार हुआ। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और ये र्यूमर तब तक बहुत ही प्रचंड हो गया था कि ये कोई और नहीं, क्योंकि वहां पर खड़े वहां के डीएम ने कहा था कि आज अगर कोई जान जाए कि ये व्यक्तित्व कौन है तो इस पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए करोड़ों की जनसंख्या आ सकती है। नेताजी के जो फोटो है, सुभाष चंद्र बोस जी का जो फोटो है, ठीक, और भगवान जी के जो फोटो है, भगवान जी का देखे हो, तो दोनों लोग एक रहे या अलग अलग रहे? नहीं, एक रहे। नेताजी और भगवान जी एक ही थे। एक ही। देखा, कोई शक नहीं है आपको? नहीं, कौनो शक नहीं। और र्यूमर्स इतने फैलने लग गए कि तब जाकर के घंटी बजी उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय में और इसे इन्वेस्टिगेट करने का निर्देश दिया गया और अपॉइंट किया गया विष्णु सहाय, एक जस्टिस को कमिटी बनाई गई सिंगल बेंच की कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि गुमनामी बाबा हैं कौन। अब फैक्ट्स देना चाहता हूं साथियों, बता देना चाहता हूं कि ललिता बोस एंड आई कोट, उन्होंने ये वेरीफाई किया था कि जो हैंडराइटिंग गुमनामी बाबा की है वो एग्जैक्ट मैच है उनके काका की, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की। एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी हायर किया गया टू वेरीफाई वेदर द राइटिंग्स ऑफ गुमनामी बाबा मैच विद सुभाष चंद्र बोस और नॉट। ये वेरीफाइड किया गया और ऑथेंटिकेट किया गया कि हां, ये हैंडराइटिंग हूबहू 100% मैच होती है। जो ब्रांड सिगरेट पीते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 555 की, वही सिगरेट की ब्रांड गुमनामी बाबा भी पीते थे। यह फैक्ट स्टैब्लिश करता है कि यह व्यक्तित्व जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। साथी, कई रिसर्चर्स का मानना है, एज पर अनुज धर, वो भी मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा थे। और यूपी सरकार की जो कमिटी थी, जो फाइंडिंग थी विष्णु सहाय की, उन्होंने ये स्टैब्लिश नहीं किया, किसी आई अकाउंट विटनेस को कभी उन्होंने बुलाया नहीं और स्टैब्लिश नहीं कर पाए कि व्हाट वाज द आइडेंटिटी ऑफ दैट गुमनामी बाबा। उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, यह बताना कि वो व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है। अगर गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे तो थे कौन? क्यों डेथ सर्टिफिकेट उन्हें नहीं दिया गया और उनकी आइडेंटिफिकेशन को क्यों नहीं वेरीफाई किया गया? साथियों, इन सारी कड़ियों को जोड़ने का काम आपका है। हमारा काम था फैक्ट्स देना और बताना। हमने वो काम बखूबी निभाया है। अगर आप हमारे इस सीरीज को पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हम लेके आने वाले हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर विभिन्न देशों के क्या व्यूज थे और क्या डॉक्यूमेंट्स अभी भी डिक्लासिफाइड करने बाकी हैं। आपके बेस्ट सेंस ऑफ जजमेंट के ऊपर मैं चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथियों, हमारे साथ बने रहें, और भी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए मैं ऋषि आप सबसे अलविदा लेता हूं। एक करारा सैल्यूट आप सबको।